आज आपके लिए जो शेयर मैं लेके आया हूँ केवल एक बैंक नहीं है, वो एक बैंक के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी भी है जो जनरल और लाइफ दोनों में डील करती है। वो एक सिक्योरिटीज़ कंपनी भी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी है। मतलब एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है फाइनेंस बिजनेस का, जिसके अंदर आपको हर तरीके का फाइनेंस बिजनेस मिलेगा। ये कंपनी इवन आपके नए नए आईपीओस को भी मार्केट में लेकर आती है, उनके लिए भी लीड एडवाइज़र बनती है। तो दोस्तों बहुत ही कंसोलिडेटेड बिजनेस ग्रुप है, बहुत ही रेपुटेड बिजनेस ग्रुप है, जिसका शेयर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। इसको भी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उदय कोटक साहब और कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसी जोड़ी है जो बाज़ार में बहुत नामी है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इन दोनों नामों को। कोटक महिंद्रा बैंक को सारे इन्वेस्टर्स, सारे एफआई, सारे एफपीआई, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर आपको हर तरह का बिज़नेस मिलेगा और बड़ा ही कंसोलिडेटेड, बड़ा ही वेल मेंटेन्ड बिज़नेस मिलेगा। इस बैंक की कुछ ऐसी खासियतें जो आपको बड़े से बड़े बैंक में भी नहीं दिखेंगी, जिसकी वजह से ये बैंक को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। और मुझे लगता है कि इस बैंक के अंदर अभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। अभी भी इस बैंक ने वो दिन नहीं देखे जो इसको एक्चुअली में देखने चाहिए, यानी कि अपसाइड के। दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पे। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टर बडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसका करेंगे डिटेल रिव्यू, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, फंडामेंटली चेक करेंगे कि ये शेयर कैसा है और इसके बिज़नेस में ऐसी क्या यूनिक चीज़ें हैं जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और हमें इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो किस टारगेट के लिए, किस स्टॉप लॉस के साथ और कितने पीरियड के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ बना रहिएगा। ये आप ही के काम का वीडियो, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्टर बडी को देखना है। 1767 रुपये का ये शेयर 2049 का हाई लगा के आया है, यानी अपने 52 वीक हाई से करीब 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इसका प्री कोविड और पोस्ट कोविड का डिफरेंस देखें तो ये 28 फरवरी को 1620 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आज 1767 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बैंक के शेयर प्राइस में उस तरीके से नहीं आया है। देखिए, गिरे सारे थे, बढ़े सारे हैं, लेकिन प्री कोविड और पोस्ट कोविड लेवल्स को अगर आप देखें तो बैंक ने अभी तक ग्रोथ नहीं दिखाई है। दूसरी बात यह है दोस्तों, इस बैंक के अंदर क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं तो ये एक स्टेबल, एक वेल नोन ब्रांड है मार्केट में। और अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल को रिव्यू करें, इसके फाइनेंशियल्स को रिव्यू करें, तो हम जानेंगे कि इस बैंक के अंदर कुछ ऐसी खासियतें हैं जो आपको बड़े से बड़े बैंक में नहीं मिलेंगी दोस्तों, जिसकी वजह से बैंक बहुत इन्वेस्टर फेवरेट बैंक है। इन्वेस्टर इसको पैसा लगा के रुकना पसंद करते हैं इस बैंक में। उनको पता है कि इस बैंक के अंदर उनको आगे जाके बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलने वाले हैं। और जो दोस्तों से पैसा लगा चुके हैं पहले, एक बार आप ये देख लीजिए, 73,000% का रिटर्न दोस्तों। ये बैंक कभी 2 रुपये पर ट्रेड करता था। चलिए, वो बहुत पुरानी बात है, वहाँ तक नहीं जाते हैं। ये 2013 में 378 रुपये का था, 2018 में 1100 का था, उससे पहले 2017 में 700 रुपये का था। तो दोस्तों, हर 2-2 साल के लेवल पे बैंक ने डबल होने की कोशिश करी है। मुझे लगता है यहाँ से भी इसको उस लेवल तक जाना चाहिए। तो हम क्विकली इस बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें बहुत क्विक नोट पे, तो हम देखते हैं कि जी हाँ दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि बैंक का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12,215 करोड़ का रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 22% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। तो प्री कोविड के मुकाबले पोस्ट कोविड इसने बेटर प्रॉफिट किया है, बट वैल्यूएशन इसके शेयर को वैसा नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9,300 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,965 करोड़ का है। और निम दोस्तों 4.41%, मतलब मार्केट में आई थिंक अमंग द बेस्ट इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों, मतलब अमंग द बेस्ट। क्योंकि इसके लिए एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस जो इसके अगली लाइन में लिखा है कासा रेशियो, ये केवल इंडिया का ऐसा बैंक है जो 60% कासा रेशियो मेंटेन कर रहा है दोस्तों। 60% कासा रेशियो का मतलब है कि आपके पास आधा फंड तो फ्री का है। मतलब आपके करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं देना, सेविंग अकाउंट में 3-4% इंटरेस्ट है, एफडी में 6% इंटरेस्ट है। अगर आपको मार्केट में 100 रुपये लेंड करने, 60 रुपये आपके जो है वो एवरेज कॉस्ट 3% या 2.5% पे आ रहे हैं, तो आपको तो प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा आपका। तो वही चीज़ आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है दोस्तों कि कंपनी का कासा रेशियो की वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत बेटर है, क्योंकि वो स्प्रेड काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी बात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आरबीआई कहता है 8% होना चाहिए मिनिमम किसी भी बैंक के पास। दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ कितना है, 22.3%, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। मतलब बैंक के पास इतना कैपिटल है कि बैंक आराम से किसी भी तरह के लॉस को, किसी भी तरह के झटके को झेल सकता है। तो मुझे तो लगता है कि बैंक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं एक आरबीआई पर्सपेक्टिव से देखूं, बैंक बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से देखूं तो 6,965 करोड़ का जो प्रॉफिट है बैंक ने जो किया है, ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है उस हिसाब से।
एक बार हम क्वार्टर 4 का भी हाईलाइट देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपने अभी देखा ही है, इसकी वजह से इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम आई है वो 3,843 करोड़ आई है। माफ़ कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 1,682 करोड़ का है। आप इसका नेट एनपीए देखिए दोस्तों 1.21%। नेट एनपीए पिछले साल सेम क्वार्टर से बढ़ा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे कई जगह लोन्स के डिफ़ॉल्ट हुए हैं, कई जगह आरबीआई के नए नियमों के हिसाब से इन बैंक्स को रिजर्विंग बढ़ानी पड़ी है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स पे भी हिट आया है और जिसकी वजह से इनका जो नेट एनपीए ये बढ़ा है। पर दोस्तों आप ये देख लीजिए कि इसका जो नेट एनपीए केवल 1.21% है। मार्केट में ऐसे बैंक भी हैं वो 6-6, 7-7, 8-8% के भी नेट एनपी लेके बैठे हैं और वो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं। तो यहाँ तो आपने 100 रुपये दिया तो आपका 1 रुपया डूबा, वहाँ तो आपके 100 रुपये अगर बाजार में दिए तो 10 रुपये डूब गए। मतलब जितने का प्रॉफिट नहीं करना उससे ज़्यादा को डुबा देना है। दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। एक बार आप इसकी एसेट क्वालिटी भी देख लीजिए। ये कहता है बैंक कि मेरे पास जो है 7,426 करोड़ का एनपीए ग्रॉस एनपीए है, 2,705 करोड़ का नेट एनपीए है। मेरा ग्रॉस एनपीए रेशो 3.25% है। दोस्तों यहाँ थोड़ी चिंता ज़रूर है, क्योंकि 3.25% है, पर फिर भी इंडस्ट्री के लोएस्ट कैटेगरी में ये आता है। 2.25% इसका पिछले साल का था, वो तो उससे भी कम था, उससे 1% बढ़ा है। नेट एनपीए इसका पिछले साल 0.71% था, लेकिन यहाँ पे वो 1.21% है। लेकिन ऐसा घबराने की बात नहीं है, इसके एनपीएस के लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें और इसमें समझ लेते हैं जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगी जानने में इस बैंक के बारे में। और वो चीज़ है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये खाली एक बैंक नहीं है जैसा मैंने आपसे कहा, इसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, दो इंश्योरेंस कंपनी, जनरल एक लाइफ, एक इसके अंदर कैपिटल कंपनी, एक सिक्योरिटीज़ कंपनी है, एक एएमसी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। दोस्तों ये तो मतलब पूरा का पूरा कॉन्ग्लोमरेट है, पूरा का पूरा गुलदस्ता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जिसको आप लेके खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे एक शेयर में सारे शेयर मैंने खरीद लिए हैं। तो जैसा वैल्यू अनलॉकिंग की हम बात कर रहे हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग की बात इसलिए करी जा रही है क्योंकि कल को जब बैंक इन शेयर्स को लिस्ट करेगा अलग से, तो उनका भी एक वैल्यूएशन निकल कर आएगा, ठीक है। और जब उनका वैल्यूएशन निकल कर आएगा तो आपको भी वो शेयर मिलेंगे इसके उससे, तो आपको भी दोनों जगह फ़ायदा होगा, आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, वहाँ भी आपको बेनिफिट होगा। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार क्विकली आप इनके कंसोलिडेटेड पैट देख लीजिए दोस्तों। कोटक महिंद्रा का खुद का जो पैट है वो 1682 करोड़ का है, कोटक महिंद्रा प्राइम का 184 करोड़ का, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट 73 करोड़ का, कोटक सिक्योरिटीज़ 241 करोड़, कोटक महिंद्रा कैपिटल 25 करोड़, कोटक महिंद्रा लाइफ 193 करोड़। देश में गिनी चुनी कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रॉफिट में हैं, उनमें से एक ये है। कोटक महिंद्रा जनरल 15 करोड़, कोटक महिंद्रा एएमसी 100 करोड़, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल सब्सिडरी 50 करोड़ और अदर्स जो हैं 36 करोड़। तो दोस्तों टोटल जो इसका पैट है वो 2569 करोड़ है। एफिलिएट एंड अदर को मिला लें 20 करोड़ को, तो 2589 करोड़ का टोटल ये पैट कर रहा है। ये स्क्रीन को देखने का और समझने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों, और 2-3 चीज़ें देखने वाली है इसमें। पहला ये कि इसके कितने सारे बिजनेसेस हैं, दूसरा उन बिजनेस में से कितने बिजनेस प्रॉफिटेबल हैं, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप को रन करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक जनरल इंश्योरेंस में मात्र नॉमिनल सा 15 करोड़ का लॉस है, उसके अलावा हर बिजनेस अपने आप में सक्षम है खुद चलाने के लिए। कल को अगर बैंक उनको अपने से अलग भी कर देता है तो वो भी अपने आप को चला सकते हैं। जिसमें कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक एएमसी तो दो तो बहुत ही अच्छे बिजनेस है दोस्तों, जो ब्रोकिंग में और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत नोन नेम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, ये आपको मैंने केवल एक क्वार्टर का बताया दोस्तों। अगर पूरे साल का देखें तो 9,990 करोड़ का, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का प्रॉफिट ये ग्रुप करता है, और आगे जाके प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ देख लीजिए एनुअल बेसिस पे तो कोई भी कंपनी लॉस में नहीं है दोस्तों। इवन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने भी 2 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ये बैंक कहीं नहीं जाएगा। ये बैंक आपको वो रिटर्न देगा जो आप सोच नहीं सकते। आप देख लीजिए कि इसका पास हिस्ट्री कैसा रहा है। एक बार वापस इसके प्राइस पे आ जाते हैं, आपको इसका पास हिस्ट्री 5 ईयर्स का देख लीजिए दोस्तों, तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट 3 गुना पे खड़ा है। आप इसका मैक्सिमम देख लेंगे तो आप तो कहेंगे कि ये 73,000% ही मतलब ख़तरनाक है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, बैंक या कोई भी शेयर ऐसा खरीदो जो नाम सुना हुआ हो, धंधा समझ आता हो, दिख रहा हो कि आगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है ना। तो कोटक महिंद्रा को आप जानते हो, उदय कोटक की मार्केट में बहुत रिस्पेक्ट है एज अ फाइनेंशियल बैंकर। इसके अलावा शेयर प्राइस भी बहुत अभी भागा नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से बाकी शेयर भाग गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि करंट लेवल पे ऐसा बैंक जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्केट में बेस्ट है, जिसका कासा रेशियो मार्केट में बेस्ट है, जिसका एनपीए अंडर कंट्रोल है, जिसके बाद एक वैल्यू अनलॉकिंग की भी बेनिफिट है, क्योंकि जब वो अपने बाकी कंपनीज को लिस्ट करेगा तो उसके बाद डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग निकल कर आएगी। तो ऐसे शेयर को तो
अभी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है ना, ताकि आगे जाके आपको उसकी वो अंडर वैल्यूड जो एक वो चीज़ है वो मिल सके। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं इसके टारगेट की बात करूँ तो आप 1550 के स्टॉप लॉस से कम 2800 रुपये के लिए 1.5 से 2 साल के टारगेट रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म भी खरीदना चाहते हैं तो 2100 का टारगेट आप अगले 3 से 6 महीने में इसमें देख सकते हैं। उसके लिए आपको रखना पड़ेगा 1680 रुपये का स्टॉप लॉस। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस की बहुत वैल्यू है, बहुत अहमियत है। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो आपने जैसे अदानी के शेयर्स में अभी देखा कि रातों रात शेयर 25-30% गिर गए। अगर आपके पास वो शेयर हैं या वो शेयर थे तो आपको भी उनमें घाटा हो सकता था अगर स्टॉप लॉस नहीं था, और जिनके पास नहीं था तो उनको घाटा डेफिनेटली हुआ है। मैंने कुछ वीडियोज़ अदानी के ऊपर भी बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। दूसरा, हमारे चैनल पे हम आपके लिए मेजॉरिटी ऐसे शेयर्स लेके आते हैं जो क्वालिटी शेयर्स हैं, जो लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली बिजनेस पोटेंशियल है और आपको डेफिनेटली एक रिटर्न वो देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इन्वेस्टर बडी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने का। और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, किस बैंक पे, किस शेयर पे वीडियो देखना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।